आज राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी गणमान्य साथियों को मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर इस देश के स्तंभ माने जाने वाले मीडिया के सभी आगंतुकों का मैं स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो जो जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का एक साहसिक कार्य करते हैं। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का एजेंडा है, उसके पीछे इस देश के उन लोगों की भावना, उनकी आवाज़ और उनकी ज़रूरत जुड़ी हुई है। और इस चीज़ को आप सब भी महसूस करते होंगे कि आज देश को आज़ाद हुए 72-73 साल हो गए, लेकिन इस देश में जो संविधान लागू किया गया है, उस संविधान के हिसाब से अभी तक इस देश में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसलिए हर जन की ये आवाज़ रही है कि इस देश में साधन संसाधन सब कुछ होने के बावजूद भी इस देश में इतने दिनों से जो सरकारें ये जनता बनाती आ रही है, जो जनता की ज़रूरतें हैं, वो ये सरकारें क्यों नहीं पूरा कर पाई हैं, ये बात सोचने की है। और ये बातें जब लोगों के बीच में आती हैं तो वो एक दूसरे को शेयर करते हैं और उसी दुख दर्द को समझते हुए हमारे इस राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के गौतम साहब ने महसूस किया और उन्होंने लोगों के दुख दर्द के एजेंडा को उठाने के लिए हिम्मत की। और इस देश में जो लोगों को चाहिए वो अभी तक नहीं मिला, उसका जो एक एजेंडा हमारे के गौतम साहब ने उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका उनको समर्थन मिलेगा। और इस पार्टी का क्या एजेंडा है, इस पार्टी की क्या विचारधारा है, वो बातें अब जब हम उनको अपना लीडर मान ही चुके हैं तो वो हमारे के गौतम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको विस्तार से बताएंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस विचारधारा को, इस संघर्ष को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। ये भी आपका पार्टी के प्रति एक बड़ा योगदान होगा। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और फिर से आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इस देश की विचारधारा को बढ़ाने में जो योगदान देते हैं वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप भी इस कार्य को करते रहें और इस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी करते रहें। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं माननीय के गौतम साहब से आग्रह करूंगा और विनती करता हूं कि वो आएँ और इस पार्टी की विचारधारा को, इसके एजेंडे को, इसकी जो भी ज़रूरत इस देश को है उसको पहुंचाने के लिए वो आकर इस जन संबोधन को करें। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और के गौतम साहब को आमंत्रित करता हूँ। गौतम जी, भारतीय नागरिक कृष्ण कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नागरिक पार्टी, आज दिनांक 27 जनवरी 2021 को स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉलेज ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित राष्ट्र के
प्रबुद्ध सम्मानित नागरिकों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को सुनने का अवसर दिया। साथ ही मीडिया से आए तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनका भी हम पार्टी की तरफ से, स्वयं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस पार्टी को दिया। इससे पहले कि पार्टी की प्रेस वार्ता शुरू की जाए, उससे पूर्व राष्ट्र की सीमाओं पर तैनात सम्मानित सैनिकों एवं अर्धसैनिकों का राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अभिनंदन करती है, जो आंधी तूफान, सर्दी गर्मी तथा बारिशों में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लिए भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए दिवंगत सैनिकों को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से भारत भी अछूता नहीं रह पाया। इस महामारी की रोकथाम में जुटे राष्ट्र के तमाम डॉक्टर्स, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी तथा पुलिस कर्मी जो हर मौसम में दिन रात कार्य कर रहे हैं, इन सब का राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अभिनंदन करती है। साथ ही महामारी की रोकथाम में जुटे तमाम योद्धाओं के स्वस्थ रहने की कामना करती है। महामारी की रोकथाम में जुटे डॉक्टर्स, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी तथा पुलिसकर्मी कार्य के दौरान शहीद हुए दिवंगत कर्मियों को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कोविड-19 महामारी की चपेट में आए तमाम राष्ट्र के नागरिकों तथा महामारी के दौरान में अचानक लगे लॉकडाउन से प्रभावित मजदूर भाई, जिनके सामने उत्पन्न बेरोजगारी के समय सरकारी व्यवस्था के अभाव में अपने प्रदेशों की ओर पैदल चलते चलते भूख प्यास से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी उन सब के प्रति संवेदना प्रकट करती है। कोविड-19 महामारी से राष्ट्र के किसान भाई भी प्रभावित होने से नहीं बच सके। जो राष्ट्र का किसान खुद भूख प्यास सहन करता है, लेकिन राष्ट्र के नागरिकों का पेट भरता है। दिन रात आंधी तूफान, बारिश, सर्दी गर्मी में नंगे पांव पसीना बहाकर भारत की जमीन को उपजाऊ बनाकर राष्ट्र के नागरिकों को खाद्य सामग्री मुहैया कराता है तथा राष्ट्र को आर्थिक मदद में अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी राष्ट्र के मेहनती, कर्मठ, कामगार, किसानों एवं मजदूरों का सम्मान करती है। किसी भी राष्ट्र के लोकतंत्र को शक्तिशाली और नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने में माने जाने वाला चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। राष्ट्र की पत्रकारिता से जुड़े तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा देश में छोटे छोटे अखबारों से जुड़े पत्रकार ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे सीमा पर जवान, खेत में किसान, डॉक्टर्स, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी तथा कानून व्यवस्था के द्वारा नागरिकों की सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मी काम करते हैं। वैसे ही पत्रकारिता से जुड़े तमाम दिन रात आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, बारिश की परवाह किए बिना देश विदेश में घटित घटनाओं, राष्ट्र की सीमाओं, किसान मजदूर का दर्द, राजनीतिक हलचल, न्यायिक, अर्थव्यवस्था की उथल पटल एवं सामाजिक खबरों को एकत्रित कर अपने अखबारों एवं चैनलों के माध्यम से राष्ट्र के नागरिकों तक पहुंचाने का काम बेखूबी करते हैं। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मीडिया में कार्यरत पत्रकार एवं सहकर्मियों का दिल से सम्मान करती है और आशा करती है कि पत्रकारिता
दुनिया में जिस काम के लिए जानी जाती है उसकी आन बान व शान को कभी जंग नहीं लगने देंगे। पत्रकार दूसरों के इतिहास के साथ साथ अपना इतिहास भी स्वयं लिखता है। पत्रकारिता के कांटों भरे पथ पर चलते हुए शहीद हुए दिवंगत पत्रकारों को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। राष्ट्र की पत्रकारिता से जुड़े तमाम पत्रकार किसी के प्रचारक नहीं अपितु विचारक के रूप में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर राष्ट्र के हित में काम करना ही पत्रकार का मिशन होना चाहिए। अब हम पार्टी का जो मिशन है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस पर हम वक्तव्य देंगे। आज दिनांक, ये तो मैं बोल चुका हूँ जी, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन एडल्ट मताधिकार के आधार पर होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या राष्ट्र या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्रहित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हक होगा। हम भारत के लोग, जो अभी मैंने जोड़ा है, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए हम तथा उसके समस्त नागरिकों को, नागरिक का अभिप्राय स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अविस्त्रीलिंग अर्थात स्त्री, औरत और किन्नर इक्वल टू नागरिक, उन सब के लिए जो स्त्री समाज है, पुरुष समाज है और किन्नर समाज है, उनके लिए चुने गए प्रतिनिधि क्या करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करें, जो उस समय की संविधान सभा में एक्सेप्ट करा था। भारत का संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। जो पीछे प्रियम्बल हम लोगों ने बोला है, उसको कैसे पार्टी उन लोगों को लाभान्वित करेगी, उसके लिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म तथा समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि पार्टी इन सब से हटकर देश में जन्मे प्रत्येक नागरिक को समता के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ आवास, रोजगार, उद्योग, बढ़ती जनसंख्या का समाधान, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, नागरिक एवं राष्ट्र की सुरक्षा, भारत को कृषि प्रधान देश के सपने को साकार करने के लिए कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित
रखने तथा गांव के प्रत्येक नागरिक परिवार को कृषि क्षेत्र में भागीदारी, मजदूर एवं किसान को दमन मुक्त रखना तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में समता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन पर्यंत मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति सजग करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से स्नातक की शिक्षा ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ मुफ्त में देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक को 1 वर्षीय प्राथमिक राष्ट्रीय रक्षा सेवा ट्रेनिंग के बाद संपूर्ण शिक्षा प्रमाण पत्र हासिल करने के उपरांत किसी भी रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्य माना जाएगा। वह सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र अथवा स्वयं का रोजगार स्थापित करना है या किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ लेने का विषय है। यदि इसके बाद भी कोई नागरिक आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो बिना किसी बाधा के आगे की शिक्षा ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी वर्तमान के पाठ्यक्रम से व्यक्ति विशेष, धर्म एवं समुदाय से संबंधित सभी पाठ्यक्रम को मुक्त कराने का कार्य करेगी। शिक्षा का मापदंड जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी चाहती है, शिक्षा का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय होगा। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी व विदेशी भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। शिक्षा को बहुउद्देश्य रोजगारी कोर्स, तकनीकी, चिकित्सा, अभियांत्रिक कोर्स, अनुसंधान, सूचना एवं प्रौद्योगिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, कानून की संपूर्ण जानकारी तथा भारतीय संविधान की पूर्ण जानकारी प्रारंभिक शिक्षा से स्नातक स्तर पर मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। पाठ्य पुस्तक बिना किसी संशोधन के 11 वर्ष तक इस्तेमाल करने का प्रावधान होगा। नागरिकों के सम्मान में राष्ट्रीय पार्टी मैदान में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं एवं किन्नरों को भी पार्टी के अंदर पुरुषों को 49%, महिलाओं को 49% एवं किन्नरों को 2% पार्टी के अंदर लोकसभा सीटों पर, विधानसभा एवं स्थायी निकायों में चुनाव में निर्धारित संख्या क्षमता के आधार पर प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान करेगी। यही नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों में भी समता के आधार पर अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी आधुनिक भारत निर्माण में राष्ट्र के युवाओं को पार्टी की विचारधारा में सहयोग एवं भागीदार बनाने के लिए आह्वान करती है, ताकि पार्टी भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार एवं राष्ट्र समर्पित लक्ष्य से लाभान्वित कर सके। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी लोकतंत्र को शक्तिशाली एवं राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया पारदर्शिता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने की पक्षधर है।
नागरिकों से अपील करती है कि इस विचारधारा से जुड़ने के लिए वोट आपका है, सोच आपकी है, निर्णय आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को जय नागरिक, जय भारत। मेरा नाम के गौतम है और मैं विलेज औसौला फतेहपुर बेरी का हूँ। मैं दिल्ली सरकार से असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स से रिटायर्ड हूँ और उससे पहले सन 1983 से लेकर 2002 तक सामाजिक कार्यों में जो भी मेरे से संभव हुआ, सीट के ऊपर या सीट से बाहर काम करने का कार्य किया है हम लोगों ने। और इसीलिए एक सोच पैदा हुई कि आखिर संविधान चाहता क्या है। संविधान जो चाहता है तो ये देखा गया है कि पिछले 70 सालों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उस पर चलने का काम नहीं करा है। यदि करा भी है तो केवल 3 मुद्दों पे करा है, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय से। इससे नागरिकों को भला होने वाला नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इस मिशन को इस तरीक़ा से आप लोगों के सामने पेश कर। इससे पहले आपने किसी राजनीतिक पार्टी में काम किया है? जी नहीं। नौकरी का पूरा जीवन करने के बाद ही आपने? जी नहीं। नौकरी के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़, उदाहरण के तौर पे 1983 में गांव औसौला में डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करा और 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस का 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा था, उसके तहत हम लोगों ने 6 महीने में 396 प्लॉट भूमिहीन लोगों को आवंटन कराने का कार्य करा। उसके साथ साथ क्षेत्र की जो समस्याएं थी, हमारा जो मोटर है ये नहीं रहा कि हम केवल किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म या समुदाय की काम करें। हम क्षेत्रीय विकास के ऊपर हमारी एसोसिएशन काम करती थी और यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता था तो मीडिया के माध्यम से उसको हम उस तक बात पहुंचाने का कार्य भी करते थे। 2083 से लेकर 2002 तक कंटिन्यू में हमने काम किया है और रिटायरमेंट से पहले ही हमने तय कर लिया था कि हम वो सोशल एक लिमिटेड दायरा था। जो पार्टी है वो राष्ट्र के लिए सोशल वर्क कर सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र के साथ साथ नागरिकों को कैसे फ़ायदा पहुँचे, वो हमने विचारधारा विकसित करके इस पार्टी का निर्माण किया। गौतम जी, अभी आपने कहा कि लोगों को शिक्षा जो है वो दी जाएगी, तो संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि लोगों को 14 साल तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए। तो वो जो आप कह रहे हो ये तो संविधान में ऑलरेडी है। नहीं, हम जो कह रहे हैं और हमने जो प्रावधान रखा है, शिक्षा की जो गारंटी है, मतलब शिक्षा की नैतिक जिम्मेदारी, यदि भविष्य में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार मतलब काम क्या करेगी, वो प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाने का काम करेगी। भविष्य की बात कर रहे हैं, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, संविधान की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आज जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है तो संविधान का जो पूरा वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही खतरे में है। तो पूंजीवाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, अस्पताल प्राइवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सरकार आगे भविष्य में क्या कर रही है? देखिए, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। जो आप लोगों ने कहा कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण अगर हो रहा है तो भारत की जनता ने जो ऐसे लोगों को पहुंचाया है जिनकी विचारधारा संविधान से हटकर पूंजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है, तो इसमें उन लोगों का जितना दोष है वो हमारा भी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हुए, क्योंकि जो देखिए अब उनके हाथ अपने कार्यक्रम लागू कैसे करेंगे जब वो चीजें रहेंगी ही नहीं? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि चीज़ नहीं रहेंगे। पहले भी देश के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी और तरह की व्यवस्था थी। इस बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने देश विदेश के सब लिटरेचर को पढ़ने के बाद एक व्यवस्था दी ना, जिस व्यवस्था पे चल के लोकतंत्र आगे बढ़ा, लोगों को चांस मिले पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चलने का। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आज
जिस तरह का माहौल है नागरिकों में, उसके प्रति विरोधाभास भी चल रहा है। तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो फिर कैसा मतलब दोहराएंगे, और जो हम लोग अपनी बात रखें उसके लिए हमें कितना चांस देंगे। सर, आप अपना जनाधार कहाँ पर देखते हैं जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति हो रही है? देखिए, तो आप लोगों का कौन वोटर होगा, किन लोगों को आप? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल जो पार्टी की विचारधारा है, जो संविधान का मूल है, प्रियम्बल है, हम उस पर बात कर रहे हैं ना। उसे हम इस तरीक़ा से देखते हैं, स्त्री समाज, किन्नर समाज और पुरुष समाज। जो आप बातें कर रहे हैं वो बात सभी पार्टियां करती हैं, वो सब संविधान के उद्देश्य खाते शुरू करती हैं, संविधान की बातें करती हैं। तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट कैसे होंगे, आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, उन्होंने जो अपना जो फैलाव किया है वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के आधारित मापदंड को प्रचारित करके बनाया है। लेकिन हम इतनी उसमें नहीं है कि हम केवल अपनी बात रख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो केवल स्त्री, पुरुष और किन्नर की बात करता है, जो नागरिक है उस। गौतम जी, देश के अंदर ना तो स्त्री के आधार पर क्या नाम भेदभाव होता है, ना पुरुष के आधार पर, ना किन्नर के आधार पर। इस देश के अंदर जो भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी स्पीच में अछूता रहा है विषय, उसके बारे में क्या कहना? तमाम पार्टी आने से पहले ये सारे वादे करती है, जाति के आधार पर जो है वो छुआछूत होती है। नहीं, वो जो बात आप कह रहे हैं वो हम केवल उसको ऐसे देखते हैं, स्त्री समाज, यदि स्त्री समाज के साथ कोई शोषण होता है तो जिस पुरुष ने शोषण करा है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि उस स्त्री ने उसका मतलब उसके साथ क्यों करा। देश के अंदर 100% जो बलात्कार होते हैं आज भी उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 73% दलित महिलाओं के साथ में होते हैं। तो ये तो जातिगत दुर्भावना है। देखिए, आप उसको स्त्री से कैसे जोड़ते हैं? लेकिन जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल, देखिए सर, वही तो सवाल है ना हमारा कि संविधान की जो बातें हैं वो तो पहले ही धरातल पे नहीं उतर रही है। हाँ, तो उन्हें उतारने का हम काम करेंगे ना। पहली लड़ाई तो सर आपकी इसी संविधान को बचाने की होनी चाहिए। हाँ, तो ये संविधान इसी तरीका से बचेगा ना। जब हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की और सारी चीजों की बात करेंगे, तो सबसे पहली लड़ाई जो अभी वर्तमान में आप भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आपकी क्या रणनीति है उसकी आपने जिक्र ही नहीं किया। देखिए, वर्तमान में जब आज हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं तो हमारा जो एजेंडा है हम उसी पे सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है उसको भी, उसके साथ भी हम लड़ने का केवल प्रियम्बल के आधारित पे ही लड़ेंगे। सर, एक सवाल और मेरा कि विचारधारा को लेकर तमाम पार्टियां हैं, सबके कोई ना कोई महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। आपकी पार्टी किस महापुरुष को अपना आदर्श मानती है और क्या विचारधारा है? हमारी जो पार्टी विचारधारा मान रही है जो भारत का संविधान है। संविधान निर्माता, संविधान निर्माता हमारे मन में है क्योंकि उन्होंने लिखा है। हम उनके नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार पार्टियां बढ़ रही हैं जी, आपके दिमाग में ये कैसे उपज आई कि हम एक पार्टी बना दें और वो पार्टी बनाकर करेंगे क्या? ये बात आपकी करेक्ट है कि पार्टियों का दिन प्रतिदिन निर्माण हो रहा है, लेकिन हमने जो ये पार्टी बनाई है उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि जितनी भी पार्टियां पिछले 70 साल से काम कर रही हैं वो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से हटके किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पे आधारित वर्क कर रही हैं, जिससे पूरे देश का जो नागरिक है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए हमने इस विचारधारा को स्थापित करते हुए इस पार्टी का निर्माण करा है। और जितनी नई पार्टियां बनती हैं उनको पर एक आरोप लगता है कि वो बीजेपी की फंडिंग लेकर जो सेकुलर माइंड की जो पार्टियां हैं उनको कमजोर कर रही हैं। अगर आपके ऊपर ये आरोप, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं कि आप किसी महापुरुष को मानते नहीं हैं, आपने सिर्फ संविधान की बात, मैंने कहा, देखिए, महापुरुष को मानना ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है। आपकी नहीं, पार्टी की बात। मैं पार्टी की बात में कहीं नहीं है। व्यक्ति जिसमें देखिए जो इसमें लिखा है, एक मिनट, जो इसमें दिया है प्रियम्बल में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत है कि मैं किसको मानता हूँ। सर, पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की विचारधारा, आपने जिक्र नहीं किया सर। पार्टी की विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको पूर्ति करने का। देश के अंदर तो अगर ये आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप बीजेपी से के एजेंडे पे या आरएसएस के एजेंडे पर जो सेकुलर वोट है उनको बांटने की कोशिश करते हो, इसका जवाब आप कैसे देंगे?
देखिए, किसी को भी कुछ कहने का अधिकार है, कोई भी कुछ कह सकता है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है। यदि आदमी अपने आप में ठीक है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं एक आखिरी सवाल है गौतम जी, इस देश के अंदर जब सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे तो आरएसएस के रूप में हो, चाहे और बहुत सारे संगठनों के रूप में, और वही आरएसएस की विचारधारा के लोग देश की सत्ता पर काबिज है, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है कि इन लोगों को आप खदेड़ दो और जो आपने संविधान के प्रियम्बल की बात करी है ऐसी विचारधारा के लोगों को आप स्थापित कर दो, क्या प्रोग्राम है? देखिए, हमारा जो अभी बात आपने कही वो हमारा पार्टी का मैटर नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय से रिलेटेड रखता है। हमारा मुद्दा केवल ये है कि हम जनाब, इस देश के अंदर जाति के आधार पर लोगों की मौत कर दी जाती है, दाढ़ी रखने पर, टोपी रखाने पर मौत कर दी जाती है, गाय का जय श्री राम ना बोलने पर मौत कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये सवाल बाजी में बनता है। आप तो वही बात कर रहे हैं जो आरएसएस हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, आप उसी तरीके की बातें कर रहे हैं कैसे कि आप जाति को नहीं मानते, आप किसी चीज को नहीं मानते, आप सिर्फ नागरिक मानते हैं। तो आप तो उसी तरीके की बात पार्टी केवल नागरिक को मानती है। पार्टी बनाने का मकसद क्या? पार्टी का मकसद यही है कि पार्टी प्रियम्बल के आधारित देश के प्रत्येक नागरिक को, कैसे? वही तो सवाल कर हाँ तो वही तो मैं बताया, उनको शिक्षित करके। सर वो पार्टियां सभी कर रही हैं वो काम, संविधान में जो लिखा शिक्षित हुआ तो है आज वो भी सब कर रही हैं। लेकिन अभी कहाँ शिक्षा है? कहने के लिए शिक्षित है, मतलब कहने के लिए है, लेकिन क्या स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? वो केवल भ्रमित करने की बात। आप पार्टी के लिए फंड कैसे इकट्ठा करेंगे और कहाँ से कौन लोग फंडिंग करेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, अभी तक भी हम अपनी ही जेब से कर रहे हैं और जनता का जो पैसा आएगा उसी को पार्टी में बढ़ाने का काम करेंगे। एक लास्ट कमेंट सर, कृषि कानून के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम्म। लेकर आप क्या सोचते हैं? कृषि कानून एकदम गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जो रोजगार से संबंधित है उसके रोजगार को छीनकर यदि हम किसी एक विशेष व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो ये सीधा सीधा किसानों का शोषण है।